हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डेली करंट अफेयर शो जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज 19 मई 2021 है, तो आज की जो हमारी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें हम सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आज कल जो ज़्यादातर एग्जाम्स जो हो रहे हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं पूछा जाता, करंट के साथ जो जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसी को लेकर के ये क्लास, उसी को ध्यान में लेकर के बनाई गई है, तो वही हम जो है इसमें डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया। देखो, मिस यूनिवर्स चुनी जा चुकी हैं 2020 की। पसंदीदा क्वेश्चन है, आरआरबी, एसएससी, इन सब का जो है ये पसंदीदा क्वेश्चन होता है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ये सब जो है पूछे जाते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2020 की जो चुनी गई है, मैं आपको बता दूं, एंड्रिया मेजा हैं, इनको चुना गया है। ये मैक्सिको की रहने वाली हैं, तो मैक्सिको की ये मिस मैक्सिको थी, तो इन्हीं को ही जो है मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। फ्लोरिडा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो इसमें जो है इनको मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया। तो आगे मैं बताता हूँ, इनका फ़ोटो देख लीजिएगा। ये जो रेड कलर का गाउन पहने हुए हैं, ये मिस यूनिवर्स 2020 हैं। देखो, कोविड-19 के चलते 2020 का जो मिस यूनिवर्स का अवार्ड था उसको डिले किया गया, तो मिस यूनिवर्स 2020 का जो अवार्ड है वो अब 2021 में जा करके दिया गया है। तो एंड्रिया जो मेजा हैं, ये आप दिखाई दे सकते हैं, इनकी खुशी जो है कुछ इस तरीके की झलक रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले वर्ष की 2019 की जो मिस यूनिवर्स थी वो आप देख सकते हैं, ये जो है साउथ अफ्रीका की थी, जो इनको क्राउन पहना रही हैं। इसके अलावा भारत का इसमें क्या स्थान रहा वो भी जान लीजिएगा। भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है, और भारत की ये जो आपको दिखाई दे रही हैं मॉडल, ये जो हैं भारतीय हैं, ये जो है इसमें चौथे स्थान पर रही हैं। एडलिन कैस्टिलिनो जो है भारत की चौथे स्थान पर रही हैं, एडलिन कैस्टिलिनो। इसके अलावा सुष्मिता सेन और लारा दत्ता भी भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, तो ये जो है चौथे नंबर पर रही हैं भारत की। तो पहले स्थान की ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की ये जो है एंड्रिया मेजा को जो है चुना गया है। इसके अलावा बात करेंगे 2019 की, किसको चुना गया था, तो जोजीबिना टुंजी जो थी, टुंजी से आप याद रखिएगा, टुंजी जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो है टुंजी को चुना गया था। तो ये 2019 की थी, इन्होंने ही जो है अभी 2020 की एंड्रिया मेजा को ताज पहनाया है। इसके अलावा बात करेंगे भारत की जो है मिस यूनिवर्स कौन कौन चुनी जा चुकी हैं, तो वो आप ये देख सकते हैं। सुष्मिता सेन जो आपको दिखाई दे रही होंगी, सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया था, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मिस यूनिवर्स एक और चुनी जा चुकी हैं भारत की, वो है लारा दत्ता, आपको दिखाई दे रही होंगी लारा दत्ता। तो लारा दत्ता जो है सन 2000 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। इंडियन एक्ट्रेस हैं, काफ़ी एक्ट्रेस में मूवीज़ में काम भी कर चुकी हैं, इन्होंने भी काम किया है। सुष्मिता सेन ने भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया है, लारा दत्ता ने भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन द्वारा छठा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया। देखो, रोड सेफ्टी जो वीक है वो कब मनाया गया वो आपको मुझे बताना है। देखो, रोड सेफ्टी वीक जो है इसलिए मनाया जाता है कि रोड को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जा सके, मतलब रोड की जो दुर्घटना है उनको कम से कम किया जा सके। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सड़क सप्ताह मनाया गया है। तो इसमें किया क्या गया है, जो शहरी क्षेत्र होगा इसकी स्पीड जो है इसको बांध दिया गया है 30 किलोमीटर पर घंटा। आप देखिए, इन्होंने बोल तो दिया 30 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन आजकल मानता कौन है। 30 किलोमीटर पर घंटा पर क्या कोई गाड़ी चलाता है? नहीं चलाता है। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा चलाएंगे तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशन का। तो इसको लेकर के छठा वैश्विक सड़क सप्ताह सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, 17 से 23 मई के बीच जो है मनाया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुर्घटना में कमी लाना जो है इसका उद्देश्य है। दुर्घटना में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम दुर्घटनाएं हो, इसको लेकर के ये जो है मनाया गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा भारत में जो NHAI है, जो आप जानते होंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा भारत में सड़कों का निर्माण किया जाता है। जो सड़क के मंत्री हैं भारत के, जो सड़क मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, आप जानते ही होंगे वैसे इनके बारे में। NHAI जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके द्वारा जो है इसको मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में जो है हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एंटोनियो गुतरेस हैं, ये जो हैं इसके महासचिव हैं। 9वें नंबर के जो महासचिव करंट में जो महासचिव हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो यही हैं। इसके अलावा इसके 6 अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं सड़क के बारे में बात हो रही है, तो भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है ये जान लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। भारत में सबसे लंबी सड़क श्रीनगर से स्टार्ट होती है और जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर और ये लास्ट जो हमारा तमिलनाडु कन्याकुमारी है यहाँ तक जाती है। तो ये जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। और ये जो है इसका नाम क्या है हाईवे का, तो NH-44 इस हाईवे का नाम है। इस हाईवे का पहले जो नाम था वो NH-7 हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके NH-44 कर दिया गया है। तो भारत का सबसे लंबा हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का जो सबसे सिरमौर है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी, गाना सुनाई होगा आपने कश्मीर में तू कन्याकुमारी, उसी को लेकर के आप याद रख सकते हैं। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो है सबसे भारत का सबसे लंबा हाईवे जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य कब बना? मैं आपको बता दूं सिक्किम भारत का पहले राज्य बिल्कुल भी नहीं था, इसको जो है बाद में शामिल किया गया। तो देखो भारतीय संविधान में प्रावधान है कि आप किसी भी राज्य को जो है भारत के बाहर का जो कोई राज्य है तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है कि भारत के भी राज्य क्षेत्र के भीतर जितने राज्य होंगे उनके बारे में लिखा गया है। तो भारत में राज्य कितने हैं? 28 तो राज्य हैं और साथ ही में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 2 हमारा ये कहता है कि इसमें जो है बाहर से यदि कोई भी राज्य क्षेत्र यदि भारत में प्रवेश करना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है इसको प्रवेश दिया जा सकता है। तो जो सिक्किम है, जो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, वो इसी अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत में इसको विलय किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 3 ये कहता है कि यदि आपने कोई भी राज्य भारत में मिला लिया या भारत का कोई भी राज्य है उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका कुछ भी आप जो है चेंज वेन तोड़ मोड़ कुछ भी करिए, कोई समस्या की बात नहीं है। पहले अंदर ले आइए, उसके बाद तोड़िए फोड़िए धूरिए कुछ भी करिए, कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में, ये जो है पूरी तरीके से भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये इसका प्रोसेस क्या था वो आप समझ लीजिएगा। सिक्किम जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो 2 संविधान संशोधन हुए थे। एक हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। तो इसमें जो है इसको पूरी तरीके से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, भारत में इसको मिलाया गया था। ये सिक्किम पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तब ये जो है पूरी तरीके से भारत का 22वां राज्य इसको दर्जा दे दिया गया। तो 22वां राज्य जो है सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम आप देख सकते हैं 7 सिस्टर का ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं 7 सिस्टर, उनमें नहीं आता है ये। इसके अलावा इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है वो नेपाल के साथ मिलती है और इधर चाइना के साथ मिलती है। इंडिया के मैप में आप देखिएगा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखिए सिक्किम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपके लिए ये सिक्किम है। तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इधर नेपाल पड़ता है, इधर भूटान पड़ता है, ऊपर क्या है, ऊपर ये पड़ता है कोरोना वायरस का बाप चाइना, नीचे है पश्चिम बंगाल से इसकी भी सीमा जो है टच होती है। तो 22वां राज्य जो है ये बना था। तो ये इसका जो 22वां राज्य बना था तो वो 16 मई को बना था। तो 16 मई को इसका राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन एक बुक भी लॉन्च हुई है, वो यदि आप जानना चाहें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक लॉन्च हुई है प्रीत मोहन सिंह की। तो इसका नाम क्या है? सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग अलायंस। देखो सिक्किम मैं लिख देता हूँ इसका नाम, सिक्किम आ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग अलायंस इस बुक का नाम है। और इसको लिखा किसने है? प्रीत मोहन सिंह के द्वारा इस बुक को जो है लिखा गया है। इनका भी नाम आप जो है ध्यान रखिएगा, प्रीत मोहन सिंह। ये जो है इसी मौके पर जो है इसको लॉन्च किया गया क्योंकि 16 मई को इस सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम के बारे में और बातें मैं आपको बता दूं, गंगटोक जो है यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं वो प्रेम सिंह तमांग जो है वो यहाँ, ये मैंने बुक जो आपको बताई प्रीत मोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग जो है इनकी बुक है। इसके अलावा जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रेम सिंह तमांग हैं, ये जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के, वो उनके नाम पे जो रिकॉर्ड था कि भारत के जो है किसी भी राज्य के सर्वाधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री रहने वाले पवन कुमार सिंह चामलिंग थे। 22 वर्षों से ज़्यादा तक तो जो है ये मुख्यमंत्री रहे किसी भी राज्य के, वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा सिक्किम में एक
साइट भी स्थित है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है, उसका नाम मैं बता दूं तो कंचनजंगा जो है वो एक सिक्किम में यूनेस्को की साइट स्थित है। ये जो है एकमात्र भारत की मिक्स साइट है, जो कि भारत में जैसे जो मिक्स यूनेस्को जो साइट की घोषणा करता है उसमें एक तो होती है नेचुरल साइट, एक होती है कल्चरल साइट, एक होती है मिक्स साइट। तो मिक्स में आती है कंचनजंगा जो कि भारत की एकमात्र है, सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? देखो ये शुरू क्यों की गई है पहले ये समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई भी कोविड वॉरियर है, कोविड-19 के दौरान ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या जान गंवा देता है वो किसी भी कारण से कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की ड्यूटी के टाइम पे, तो उसके परिजनों को जो है नौकरी दी जाएगी। तो ऐसा ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मामा की नगरी मध्य प्रदेश जो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये जो है शुरू की गई है। तो इसमें होगा क्या, जो कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति जान गंवा देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राज्य का कर्मचारी होगा उसके परिजनों को जो है नौकरी दी जाएगी। ऐसी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये योजना कब से कब तक रहेगी वो मैं बता दूँगा आपको। तो 1 मार्च 2021 से यदि कोई भी 30 जून 2021 तक कोई भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको जो है ऐसा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री कोविड जो अनुकंपा नियुक्ति योजना है, जो मामा है हमारे, आप देख सकते हैं इनको मामा कहा जाता है, शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा एक चिरंजीवी योजना है, वो यदि आप जानना चाहें तो चिरंजीवी जो योजना है वो राजस्थान की योजना है। तो राजस्थान की ये एकमात्र भारत की ऐसी योजना है जिसमें सभी व्यक्तियों का जो है स्वास्थ्य बीमा जो है किया गया है। तो ये स्वास्थ्य बीमा की योजना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में यदि आप जानना चाहें, देखो मध्य प्रदेश जो है हार्ट ऑफ द इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है, भारत का दिल है मध्य प्रदेश। राजधानी यहाँ की भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ यहाँ का एक सिटी है इंदौर, जो कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ सिटी में जो है इंदौर का हमेशा नाम आता है, हर बार जो है ये टॉप मारता है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था ये मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। बुद्ध का स्तूप है, बुद्ध का स्तूप उनको कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध के जो विरासत स्थल होते हैं उनको जो है स्तूप कहा जाता है। तो इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे होंगे ये है खजुराहो का मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं भी जो हैं ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही हिस्सा है। ये जो मैंने तीनों चीज़ें जो आपको दिखाई हैं, तीनों जो आपको साइट्स दिखाई हैं, तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। साथ ही विभिन्न एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 300 वर्षों के बाद कॉमन क्रेन नामक पक्षी कहाँ वापस देखा गया। ये कॉमन क्रेन नामक जो पक्षी है यदि आप इसको देखेंगे तो सबसे बड़ा पक्षी है, आयरलैंड का ये पक्षी है। ये आयरलैंड में 300 सालों के बाद जो है देखा गया है। मैं आप इस पक्षी को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो पक्षी है इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट तो इसकी लंबाई है और 7 फीट तो इसके जो है पंख होते हैं। तो ये जो है 7 फीट के पंख हैं, 4 फीट का इसकी लंबाई है। तो आयरलैंड में कॉमन क्रेन पाया जाता है। आयरलैंड का सबसे बड़ा पक्षी है कॉमन क्रेन। ये जो आप देख सकते हैं आयरिश लोक कथाओं का ये हिस्सा रह चुका है। साथ ही मध्ययुग के जो मध्ययुगीन कालीन का जो इतिहास था मध्ययुग का, उसके दौरान ये जो है पालतू पशु भी हुआ करता था। तो ये 300 वर्ष के बाद जो है दोबारा से आयरलैंड में ये जो है देखा गया है। इसके अलावा कुछ और जानवर जो है देखे गए हैं हाल ही में, उनके बारे में भी जान लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है जाइलोफिश दीपिकी। देखो दीपिकी नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि दीपिकी नाम के ही एक जो है व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसको खोजा गया था, जो सरीसृप वैज्ञानिक थे। तो जाइलोफिश दीपिकी ये जो है एक सांप की प्रजाति है। इसको खोजा कहाँ गया है वो यदि मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु राज्य में जो है इसको खोजा गया है। चर्चा का विषय रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है एक मछली, इसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ये कहाँ खोजी गई है यदि ये मैं आपको बता दूं, सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है महाराष्ट्र में इसको खोजा गया है। और महाराष्ट्र में किसके द्वारा खोजा गया है, जो उद्धव
उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे, उनके द्वारा जो है इसको खोजा गया। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है मंदारिन बतख। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बतख है। मंदारिन बतख कहाँ देखी गई है? 100 वर्षों के बाद लगभग ये देखी गई है। कहाँ देखी गई है? डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? तो डिब्रू साईखोवा जो नेशनल पार्क है असम में है। तो असम में जो है ये बतख जो है देखी गई है 100 वर्षों के बाद। काफ़ी ब्यूटीफुल बतख है, ये आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर बतख है। मंदारिन बतख इसका नाम है। ये जो है लगभग 100-102 वर्षों के बाद जो है यहाँ पर देखी गई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन के विवाद पर इस्लामिक देशों के संगठन जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो मैं आपको बता दूं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसकी स्थापना तो 1969 में हुई थी। इसके अलावा मैं आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो बता देता हूं। ये देखो विवाद क्या चल रहा है, पहले वो समझ लीजिएगा। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद क्या है? जब 1946 इसको जो आज़ादी मिली है 1948 में मिली है फिलिस्तीन को, सॉरी इजराइल को। देखो पहले की जो स्थिति थी, फिलिस्तीन जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, फिलिस्तीन जो है ग्रीन कलर का, ये इस तरीके का फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन 1947 में जो वाइट कलर का इजराइल बन गया, बाकी फिलिस्तीन बन गया है। इसके बाद जो है जब इन्होंने इजराइल ने फिलिस्तीन ने जो भी इजराइल से लड़ाई की है, तब फिलिस्तीन को क्या है, अपना जो है क्षेत्र जो है गंवाना पड़ा है। इसके अलावा आज की यदि स्थिति देखूं तो जो है ये ख़त्म हो चुका है एकदम। फिलिस्तीन को जो है एकदम ख़त्म किया जा चुका है इजराइल के द्वारा। तो हुआ क्या था, जो इजराइल है यहाँ पर जो है जेरूसलम पड़ता है, तो जेरूसलम में एक अलग सा मस्जिद है, यहीं पर जो है विवाद हुआ था। तो यहीं पर जो है जो हमास जो आतंकवादी संगठन है उस पर यहाँ पर जो हमला किया, उसके बाद 500 लोग यहाँ पर हताहत हुए। इसके बाद हमास ने ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये गाजा पट्टी, तो यहाँ से जो है इन्होंने इजराइल पर खूब बमबारी की है, खूब रॉकेट दागे हैं। उसका जवाब भी इजराइल ने काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से दिया है। तो इन दोनों देशों के बीच जो है काफ़ी खून खराबा हो रहा है। इसका देख करके मैं आपको बता दूँ, ये जो है अरब देश के जो नेता हैं, तो इजराइल का समर्थन पूरा अमेरिका जो है इजराइल का पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका भी इसके साथ आ चुका है, ब्राज़ील भी इसके साथ आ चुका है। काफ़ी देश जो है देखो विश्व 2 खेमे में बंट चुका है। एक तो इजराइल का साथ हो चुका है, दूसरा जो है सऊदी जो फिलिस्तीन है इसके साथ हो चुके हैं। अरब देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ जा चुके हैं, और जो ये जो है आपके बाकी जो इजराइल के साथ है वो जैसे एक तरफ अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये जो है इन में जा चुके हैं। तो इसमें भारत की भी प्रतिक्रिया आई है, भारत की प्रतिक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो अरब देश का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एर्दोगन, टर्की का राष्ट्रपति। तो ये चाहता है कि मुझको जो है विश्व का खलीफा घोषित कर दिया जाए। ये विश्व का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन बनेगा ये कुछ भी नहीं। ये अपने आप को खलीफा घोषित करने की जुगत में लगा हुआ है कि मैं जो हूँ अरब जगत का नेता हूँ, मैं मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम जो नेता हैं, मैं उनका जो है प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ऐसा करने वाला ये एर्दोगन है। इसका ये कहना है कि इजराइल को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को जो है अपनी आत्मरक्षा करने का जो है, डिफेंड करने का जो है अधिकार है। तो ऐसा जो है एक तरीके से इनमें काफ़ी तरीके से जंग छिड़ी हुई है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें भी जो है बैठक हुई है, इसमें भी चर्चा चली है। तो उसमें क्या चर्चा चली है वो मैं आपको बता दूं। इसमें यह हुआ यह है कि अमेरिका ने ये कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। लेकिन भारत ने क्या कहा है, भारत की बात जो है वो सुनने लायक होगी। भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो TS त्रिमूर्ति हैं। तो TS त्रिमूर्ति ने क्या कहा है वो आप सुनिएगा। TS त्रिमूर्ति जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनका ये कहना है कि भारत जो है भारत ये चाहता है कि मतलब भारत की दोस्ती फिलिस्तीन से भी है और इजराइल से भी है। भारत किसी से भी लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता है। भारत ये चाहता है मेरे साथ दोनों हाथों में लड्डू रहने चाहिए भारत के, इजराइल से भी नहीं बिगड़े, फिलिस्तीन से भी नहीं बिगड़े, दोनों से हमारा काम चलता रहे। तो भारत ने क्या कहा है, भारत ने इस हमले की निंदा कर दी है कि मतलब जो है जो कोई भी बस एक बात ये भी है कि युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर के भारत का ये कहना है कि जो है ये जो युद्ध हो रहा है इसको लेकर के जो है ये हमले जो हैं रुकने चाहिए, और जो गाजा में हमले हुए हैं उसकी निंदा भी की है। लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं लेकर के इजराइल का साथ नहीं दिया है। लेकिन इजराइल भारत का हर वक्त साथ देता है, लेकिन भारत इजराइल का साथ क्यों नहीं दिया है, इसकी भी कोई मजबूरी है। तो वो मजबूरी में आपके लिए अलग वीडियो है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो है TS त्रिमूर्ति इन्होंने ये कहा है कि भारत ने एक तरीके से फिलिस्तीन का ही साथ दिया है। भारत ने कहा है कि 2 स्टेट जो है यहाँ पर रहने चाहिए, लेकिन इजराइल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि 2 स्टेट यहाँ पर रहें। 2 स्टेट मतलब इजराइल भी रहे, फिलिस्तीन भी रहे। तो फिलिस्तीन को
इजराइल को जो है ये बात बुरी लगेगी, जाहिर सी बात है। तो भारत का ये कहना है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि आप ध्यान रखिएगा TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। भारत देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बना है। इसके 15 सदस्य होते हैं, 15 में 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, उसके अलावा 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत अभी जो है 2021 से लेकर के 22 तक रहने वाला है अस्थायी सदस्य के तौर पर 2 वर्षों के लिए रहने वाला है। तो ये इसको जो है इसमें जो है कहना है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे होंगे हमास संगठन जो है इसके द्वारा जो है हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। देखो इसमें जो है काफ़ी बेगुनाहों की जान गई है, बच्चों की जान गई है, महिलाओं की जान गई है। तो ये जो है कोई युद्ध किसी भी स्थिति का समाधान नहीं हो सकता, ये बात एकदम सही है, क्योंकि भारत जो है शांति वाला देश है। भारत ये नहीं चाहता कि हम जो है किसी से लड़ें भिड़ें, एकदम शांति वाला देश है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टीलेटोल्फस गैलोटस के अवशेष मिले हैं? देखो ये जो है एक नया डायनासोर जो है इसका अवशेष मिले हैं। मिले कहाँ है वो मैं आपको बता दूं, मैक्सिको में जो है इसके अवशेष मिले हैं। आप ये देख लीजिएगा, ये इस तरीके का जो है इसकी ये जो है एक रंगीन वाला ये डायनासोर है, इस तरीके का जो है। अब इसकी खोपड़ी जो है अभी खोपड़ी मिली है। इसके बारे में मैं बता दूं मैक्सिको में ये जो है मिला है। हाल ही में एक और जो है डायनासोर मिला था, वो भारत में उसका जीवाश्म मिला था। मेघालय की जो खासी पहाड़ी है वहाँ पर जो है इसको मिला था। इसका नाम था सॉरीपोड डायनासोर। तो सॉरीपोड डायनासोर कहाँ मिला था वो आप ध्यान रखिएगा, भारत की मेघालय की खासी पहाड़ियों में इसको मिला गया था, मैक्सिको के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मैक्सिको जो है USA के साथ जो है इसकी सीमा साझा करता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का ये देश है। नॉर्थ अमेरिका में जो 3 मेन देश हैं, USA, मैक्सिको और कनाडा, ये जो हैं 3 देश हैं, जो 3 मेन देश हैं। वैसे इसके अलावा भी नॉर्थ अमेरिका में देश हैं। तो ये देखो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ये जो मैक्सिको का बॉर्डर है इसी पर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि इसके खिलाफ यहाँ पर जो है एक दीवार बना दी जाए। तो यहाँ से जो है गांजा की सप्लाई होती है मैक्सिको से। तो ये मैक्सिको वाले और चालाक निकले, इन्होंने क्या किया, इसके नीचे से सुरंग बना ली, सुरंग के नीचे से माल पहुँचाना चालू रखा। तो ये मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? महतारी किसको कहते हैं? माँ को कहा जाता है महतारी। तो महतारी दुलार योजना शुरू की गई है। तो वो किस लिए शुरू की गई है मैं आपको बता दूं। देखो कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनको जो है एक तरीके से गोद ले लेगी यहाँ की राज्य सरकार, उनका पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, उनको छात्रवृत्ति भी देगी। तो ऐसा करने वाली जो योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो भी बच्चे मान लीजिए 1 से 8 तक जो पढ़ रहे होंगे उनको जो है 500 रुपये जो है प्रति माह इनको दिया जाएगा, और 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह जो है दिए जाने वाले हैं। तो ऐसा करने वाली जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य पहले समझ लीजिएगा आप। पहले छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो नया रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 91 हैं और लोकसभा की सीटें 11 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं। इसके अलावा जो यहाँ की राजधानी है नया रायपुर, इसी का नाम जो है बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ के कुछ नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? देखो जो अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक है इसकी जो है घोषणा कैसे दिए जाने की गई है मैं आपको बता दूं। जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको जो है ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो ये जो है इनको दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री को। देखो ये पुरस्कार जो है जैसे रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया, इन्होंने क्या किया, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उनको जो है ये पुरस्कार समर्पित कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार है ये, इनसे जो है इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में बता दूं, हरिद्वार सीट से जो है ये लोकसभा के सांसद हैं। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, इसके यहाँ के जो है सांसद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये अभी जो है शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री जो हैं अभी ये रमेश पोखरियाल हमारे निशंक जी हैं। देखो
जब 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, तब जो शिक्षा मंत्रालय है इसका नाम, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके बाद बात करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक को ही कुछ दिन पहले जो है साहित्य गौरव पुरस्कार कनाडा का जो है दिया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिएगा, मैं आपको मैप के द्वारा दिखाता हूँ। ये जो है येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड है, किस किस के साथ सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के बना है सन 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना। उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ और चीन के साथ। देखो, नेपाल के साथ भारत का जो है काला पानी विवाद रहा, काफ़ी वक्त का जो है विवाद रहा। तो भारत के जो काला पानी विवाद है वो भारत और उत्तराखंड के मध्य ही जो है, उत्तराखंड और नेपाल के मध्य ही जो है ये विवाद रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ के तीरथ सिंह रावत हैं। इसके अलावा यहाँ की राजधानी दो हैं, एक तो देहरादून है, इसके अलावा ग्रीष्म काल की जो राजधानी है वो गैरसैंण हो जाती है। ये तीरथ सिंह रावत आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके जो है अंडसंड बयान देते रहते हैं। ये जो है काफ़ी अंडसंड बयानों के कारण जो है चर्चा में बने रहते हैं मीडिया के। तो ये जो है तीरथ सिंह रावत यहाँ पर, इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह हटा करके इनको जो है तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? देखो, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, इसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने जो है इसको जीत लिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राफेल नडाल को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट, इन्हीं को कहा जाता है। जो क्ले कोर्ट है उसके जो बादशाह हैं वो यही हैं, राफेल नडाल। इन्हीं को जो है इटालियन ओपन इन्होंने जीत लिया है। इसके अलावा महिला वर्ग में जो है ईगा स्विटेक के द्वारा जो है महिला वर्ग में जो है ये जीता गया है। इसके अलावा राफेल नडाल के बारे में कुछ चीज़ें और बता दूं आपको। स्पेन के तो खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेन मैड्रिड, स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड होता है तो उससे भी इन्हीं को ही सम्मानित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड ये जो है 2020 का इन्हीं को दिया गया। साथ ही साथ महिलाओं का जो था वो नाओमी ओसाका को दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ग्रैंड स्लैम भी ये खेलते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जान लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ होती है, दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन, फिर यूएस अमेरिकन ओपन होता है। जो साल 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसको जो है नोवाक जोकोविक के द्वारा जो है जीता गया। ये जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे होंगे नोवाक जोकोविक हैं। इसके अलावा इसका जो महिला वर्ग का खिताब जीता था वो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की प्लेयर हैं, उनके द्वारा जो है इस अवार्ड को जीता गया था, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का था। बात करेंगे अगला हमारा जो है टॉपिक ऑफ द डे के बारे में, जो हम डेली करते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा, आज का टॉपिक ऑफ द डे हमारा वही चल रहा है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो कि मैं आपको इसके अनुच्छेद बता रहा था। देखो, नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है इसकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा ली गई है। ये जो है संविधान के भाग 3 में जो है इनको रखा गया है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार हमको संविधान के द्वारा मिले गए हैं, इनको जो है हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इनको जो है संविधान का मैग्ना कार्टा, भारत का अधिकार पत्र जो है इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार आते हैं। तो पहले जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया था, जिसका अनुच्छेद 31 था। 31 से हटा करके 300A आर्टिकल में इसको फेंक दिया गया। बात करेंगे, ये देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, देख लीजिएगा। समता का अधिकार मैंने कल आपको बताया था, मतलब सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार होगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल है, 5 सुन लीजिएगा। 14 आर्टिकल हमारा ये कहता है विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, इक्विटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने जो है समता होनी चाहिए। किसी को लेकर भी जो राज्य जो कानून बनाएगा वो सभी के लिए जो है बराबर कानून बनने चाहिए। 15 हमारा ये कहता है लोक नियोजन के अवसर में जो है समानता मिलनी चाहिए। यदि कोई भी रोजगार होता है तो रोजगार में सभी लोगों को जो है अवसर की समानता होनी चाहिए। इसका जो अपवाद है वो आरक्षण हो जाता है, महिलाओं को कुछ आरक्षण वगैरह दिया जाता है या कुछ विशेष जाति वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, वो इसका अपवाद हो जाता है। नहीं, अनुच्छेद 15 ये नहीं है, मैंने आपको सॉरी, ये जो है 15 अनुच्छेद ये कहता है कि आप जो है किसी के साथ भी धर्म, जाति और जो उनका जन्म स्थान है इन सब के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। जो धर्म है, जाति है, नस्ल है और या लिंग है, इनके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 16 ये कहता है कि आपको जो है लोक नियोजन के बारे में अवसर की जो है समानता मिलनी चाहिए। मतलब यदि भी रोजगार कहीं भी आपको मिलता है तो इसमें जो है सभी लोगों को बराबर की समानता होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 आपको बता दूं, छुआछूत का विरोध जो है अनुच्छेद 17 करता है। यदि आपके साथ कोई भी छुआछूत का विरोध, छुआछूत करता है, छुआछूत रखता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, तो उसके साथ आप जो है छुआछूत आप नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 18 हमारा ये कहता है, इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। उपाधियां मतलब किसी को भी यदि टाइटल मिलता है, पहले ऐसा होता था किसी को भी उपाधि दे दी जाती थी, जैसे किसी को कह दिया गया आप सुल्तान बन गए, सुल्तान गाजी बन गए, राय बहादुर बन गए, कैसर हिंद बन गए, नाइट हुड बन गए। तो ये जो उपाधियां होती हैं वो पहले अपने नाम के आगे लगा लिया करते थे, होते नहीं थे गाजा, वो पहले नाम ही इतने लंबे हुआ करते थे। औरंगजेब का जैसे नाम होता था पूरा कुतुबुद्दीन, जलाल फलाल, ये क्या क्या नाम इसमें जोड़ लेते थे। तो ये जो है अभी इसमें जो है जो उपाधियां हैं इनका अंत कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में मान लीजिए किसी को अवार्ड मिलता है, जैसे भारत रत्न किसी को मिला है, तो वो अपने नाम के आगे इसको यूज नहीं कर सकता है। पद्म अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, इन सबको जो है आप अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 ऐसा कहता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी उपाधि होगी, जो भी आपको अवार्ड होगा, उसको वापस ले लिया जाएगा। ये जो दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसमें आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है। इसमें अनुच्छेद हमारा 19 है, 20 है, 21 है और 22 है, चारों समझ लीजिएगा। 19 हमारा ये कहता है, इसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसमें जो है आपको बोलने की स्वतंत्रता होती है। इसमें 6 जो है प्रावधान है। 6 के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो बोलने की स्वतंत्रता होती है एक में आपको। दूसरा हमारा होता है शांतिपूर्ण, आप जो है हथियारों के साथ, बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं। तीसरा हमारा कहता है कि आप जो है संघ भी बना सकते हैं। चौथा हमारा कहता है आप विचरण कर सकते हैं। पाँचवा कहता है कि इसमें आप जो है कहीं पर भी जो है निवास कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है छठा कहता है कि आप जो है अपना जीविका चला सकते हैं, व्यापार चला सकते हैं। उसके अलावा 20 हमारा ये कह सकता है कि आपने यदि कोई भी अपराध किया है तो आपको उसकी जो है एक बार ही सज़ा मिलने वाली है। ये नहीं आपने एक बार अपराध किया आपको 2 बार सज़ा मिल गई, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 20 हमारा कहता है। 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपकी जीवन जीने की जो पर्सनल लिबर्टी है, आपकी जो निजता है, उसका सम्मान किया जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। उसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया था। 21A आर्टिकल ये था कि इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें शिक्षा का अधिकार को और भी जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 22 के बारे में मैं बताऊं आपको, इसमें जो होता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी कर दी जाती है पहले से। यदि मान लीजिए कोई भी कहीं भी दंगा फसाद वाले होने वाला है तो उसमें पुलिस क्या करती है, कुछ मास्टरमाइंड जो लोग होते हैं उनको पहले ही अरेस्ट कर लेती है। क्यों अरेस्ट कर लेती है? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता करके उनको अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा जो है इनको जो पावर मिलती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से इसको पावर मिलती है। तो इसके तहत जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद हमारे आते हैं वो समझ लीजिएगा। इसमें 2 अनुच्छेद हैं हमारे, 23 और 24। तो इसमें कहता क्या है, अनुच्छेद 23 हमारा ये कहता है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे, मानव की खरीदारी नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 जो है आपको इसमें जो है बालकों को जो है आप काम पे नहीं लगाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27 और 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, अनुच्छेद 25 हमारा ये कहता है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपका अंतःकरण जिसको कहता है आप उस धर्म को मानिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो और उसके अलावा अनुच्छेद 26 ये कहता है कि आपको जो धार्मिक कार्य हैं उनमें प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। आपको आप कोई भी आप जो है इसमें इसका प्रशासन कर सकते हैं। इसका कोई भी आपसे रिलेटेड वर्क जो है अनुच्छेद 26 के तहत आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 27 ये कहता है राज्य आपसे जो है, आप मान लीजिए मंदिरों में जो है चंदा इकट्ठा होता है, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, कहीं पर भी कुछ भी इकट्ठा होता है, तो राज्य इनसे टैक्स नहीं लेता है। तो राज्य जो है इनसे टैक्स नहीं ले सकता है। इसमें जो है अनुच्छेद 27 के तहत छूट दी गई है। अनुच्छेद 28 में आपको बता दूँ, इसमें जो है देखो कोई भी मान लीजिए सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है, तो उसमें जो है धार्मिक रिलेटेड जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 28 कहता है। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये कल की क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस अपने चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, आपको जो है PDF डेली के डेली आपको प्राप्त होती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।